पूरी विधानसभा क्षेत्र खैर का असीम प्यार और स्नेह हमारे भतीजे सुरेंद्र दिलेर जी पे रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि खैर विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां हमारी सरकार द्वारा हर गांव को कुछ न कुछ देने का काम हम लोगों ने जरूर किया। खैर विधानसभा का चुनाव किस मोड़ पर है? लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है, हमारी पार्टी ने जो प्रत्याशी को तय किया है वो अपने आप में जीत का रास्ता बन गया है। सुरेंद्र दिलेर जिसको आप अभी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगने लगा अगर ये बिना पिता का पुत्र हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके संग खड़े हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। यूपी उपचुनाव के बीच में आज हमारी मौजूदगी खैर विधानसभा में है और आज उस गांव में है जिस गांव से प्रधान से विधायक, विधायक से मंत्री और मंत्री से सांसद बने अनूप प्रधान जी आज हमारे साथ में हैं। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। जिस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है, मैं समझता हूँ निश्चित ही हम सबको मिलकर के रहना चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम सब विभाजन में रहेंगे तो निश्चित उसका नुकसान होता है जी। तो जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो मैं भी उनसे अपने आप को जोड़ते हुए मैं भी उस बात से सहमत हूँ। उनके बयान का खैर विधानसभा के वोटरों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ उनका बयान तो अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन खैर विधानसभा मुझे भी यहाँ लगभग 2005 से मैं लगातार इस क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ। इस क्षेत्र ने हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को जब से मैंने देखा है लगातार ही उनका असीम स्नेह, प्यार, आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और मैं इस चुनाव में भी देखता हूँ कि पूरी विधानसभा क्षेत्र खैर का असीम प्यार और स्नेह हमारे भतीजे सुरेंद्र दिलेर जी पे रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने तारीख को हटाया है तो हारेंगे क्योंकि भाजपा डर गई है। देखिए, मैं समझता हूँ आदरणीय अखिलेश यादव जी को, देखिए जैसा कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और मैं समझता हूँ सभी दलों को उस पर विश्वास करना चाहिए। ये निर्वाचन आयोग द्वारा, जो निर्वाचन आयोग के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा इसका टाइम बढ़ाया गया है और वो भी मैं समझता हूँ सभी पार्टियों की डिमांड थी कि दीपावली होने के कारण जितना समय कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए था उतना समय नहीं मिल पा रहा था, तो सबने डिमांड की, उसी के आधार पर निर्वाचन आयोग ने इसकी तिथि को बढ़ाया है। तो मैं समझता हूं कि उनको इस तरह का नहीं कहना चाहिए और कहीं ना कहीं उनको, मैं समझता हूं आदरणीय अखिलेश यादव जी को कहीं ना कहीं हताशा, निराश लग रही है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का माहौल मैं समझता हूँ, अभी आप बराबर में ही कवरेज कर रहे थे, हमारे बराबर में ही हरियाणा प्रदेश है। आप जिस तरह हमारी दो योजनाएं लगातार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनती रही और तीसरी बार भी वहाँ की महान जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। तो मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं उनके मन में एक बौखलाहट है कि भाई इस तरह की जो निष्पक्ष एजेंसी है उन पर जो है कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा करके। आपके ऊपर जिम्मेदारी जब ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपने ही सीट खाली की थी और हाथरस आप पहुंचे थे, उनके बाद में भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में सुरेंद्र दिलेर को चुना, लेकिन खैर की जनता के लिए मुद्दे क्या हैं? खैर विधानसभा के लिए मुद्दे क्या हैं? किस तरह की समस्या है? देखिए, निश्चित ही मैं समझता हूँ विकास मुद्दा होता है हर चुनाव में। मैं समझता हूँ ज़्यादातर विकास मुद्दा होता है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। मैंने भी, मुझे लगभग यहाँ 7 वर्ष से ज़्यादा सेवा करने का अवसर मिला है और मैं समझता हूँ कोई गांव ऐसा नहीं है। पहले पूर्व में ऐसा कहते थे कि भाई विधायक की ईंट भी नहीं लगी, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि खैर विधानसभा में एक भी गाँव ऐसा नहीं है कि जहां हमारी सरकार द्वारा, मैं तो एक माध्यम हूं, कोई एमपी एमएलए बोले कि हम लगाते हैं, हम नहीं लगाते, हमारी सरकार लगाती है, लेकिन कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा। आप अपने गांव का उदाहरण देके देख लो, लगभग आप स्वयं ही हजियापुर से आते हैं, तो कोई भी गांव मैं समझता हूं हर गांव को हमने जोड़ने का काम किया और विधायक निधि से भी मैं समझता हूँ कि हर गाँव को कुछ न कुछ देने का काम हम लोगों ने जरूर किया। सपा प्रत्याशी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा ने जाटों को प्रताड़ित किया है और जाट इस बार उसका बदला लेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने, पहली बात तो राष्ट्रवादी पार्टी है, मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि देखिए मैं भी वाल्मीकि समाज में जन्मा, ये भी वाल्मीकि समाज से आते हैं और वाल्मीकि समाज को मैं समझता हूं, वाल्मीकि समाज नहीं कोई भी समाज हो, अभी चौधरी समाज की बात करो तो मैं चौधरी समाज की बात करूं, मैं कह रहा हूं हमारी पार्टी में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं कौन है? वो वाल्मीकि हैं, चौधरी। और उसके बावजूद आप हमारे देश के महामहिम उपराष्ट्रपति वो कौन है? चौधरी साहब हैं। तो और भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, कई सारे मिनिस्टर्स हैं स्टेट गवर्नमेंट में, मेरे साथ, मैं भी अब तक मिनिस्टर रहा यूपी गवर्नमेंट में, बहुत सारे मिनिस्टर्स हमारे चौधरी समाज के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं समझता हूं कि कोई भी वर्ग ऐसा अछूता नहीं है कि जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। अरे सबसे नीचे वाले पायदान पर तो हम लोग आते हैं। जब मैं 2017 में पहली बार एमएलए बना, 22 बना, तत्काल मिनिस्टर बना दिया, हमें तो पता भी नहीं कि हम भी मिनिस्टर हो सकते हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी में संभव है। और अभी आप देख रहे थे जो हमारे पूर्व महामहिम राष्ट्रपति थे, वो भी अनुसूचित वर्ग से, कोरी समाज से आते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अभी एक अनुसूचित जनजाति की हमारी बहन, जो असंभव कभी सोच भी नहीं सकते, उन्हें भी इस भारत जैसे गणराज्य का राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मैं समझता हूँ कि
उस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने आप में गलत है। कि किसान डीएपी को लेकर के परेशान है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं भी लगातार, मैंने आपको बताया कि मैं भी काफ़ी लंबी समय से जनप्रतिनिधि और वैसी होने के नाते कर रहा हूँ। देखिए, बुवाई का समय इस क्षेत्र में भी आलू होता है, लेकिन यहाँ हमारे इस वाली बेल्ट में तो खासतौर पर गेहूं की बुवाई होती है। देखिए, मैं मानता हूँ कि शॉर्टेज जरूर कहीं ना कहीं होती है, लेकिन किसान भी एक साथ चाहते हैं कि हमें जल्दी से मिल जाए, हम स्टोरेज कर लेते हैं। थोड़ा धैर्य करके, मैं समझता हूँ काफ़ी पहले से बहुत बेटर हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम भी देखते हैं क्षेत्र में पहले से बहुत बेटर हुआ है। और मैं समझता हूँ इस समस्या को जल्द से जल्द, कहीं ऐसी आ भी रही है तो हम सब लोग प्रयास करके, आदरणीय सुरेंद्र दिलेर जी, हम सब मिल करके इसको भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा खाद अगर कहीं दिया गया है तो वो खैर विधानसभा में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ कालाबाजारी के लिए इकट्ठा कर दिया। नहीं, कालाबाजारी नहीं है, वैसे सबको समान समझा गया है, लेकिन हम लोगों का बार बार कहने की वजह से मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर जो है यहाँ ध्यान रखा है। एक आखिरी सवाल, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि मतदान प्रतिशत में कमी आने का डर भाजपा को सबसे ज्यादा है? देखिए, मैं निश्चित कहना चाहूँगा, मैं भी यहाँ का एक मतदाता, क्योंकि मेरा वोट भी यही है, तो एक मतदाता होने के नाते मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आगामी 20 तारीख को यहाँ विधानसभा का उपचुनाव है। और देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो आपने कहा, मैंने 2019 का उपचुनाव भी इंगलास का देखा है, जब आपके पिताजी वहाँ लड़े और सीट रिक्त हुई, मैंने उसको भी बहुत नज़दीक से देखा है। इसमें कोई दो राय नहीं, जितना आम चुनाव में मतदाता के अंदर एक जोश खरोश होता है, वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता है उपचुनाव में। लेकिन मेरा खैर की महान जनता से ज़रूर निवेदन है कि जिस तरह आपने 2014 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो और 24 हो, जैसे आम चुनाव में वोट दिया है उत्साह के साथ, ऐसे ही उस उपचुनाव में उत्साह के साथ वोट करें। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो परसेंटेज है, लगभग हमारा 61% के आसपास 2022 में रहा था, वो बढ़कर के कम से कम 70 के आसपास पहुँचे तो निश्चित बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत बड़े अंतर से ये सीट मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के जीतेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर जी हमारे साथ में हैं। क्या अपील करेंगे, जनता का कैसा साथ मिल रहा है? बहुत आशीर्वाद और बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मनोबल बढ़ रहा है। कुछ खट्टे मीठे अनुभव दिखाई दे रहे हैं? तो थोड़े बहुत उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो थोड़े नाराज़ हैं उनको मना लिया जाता है, और जो आशीर्वाद नहीं दे रहे उनसे प्यार से और बात करके उनसे आशीर्वाद ले लिया जाता है। पैरों की थकान दूर करने के लिए क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस रात को जाके गर्म पानी में थोड़े डुबाए जा रहे हैं, बाकी ठीक है। सुबह सुबह किसका आशीर्वाद लेकर के आप घर से निकलते हैं? मैं सबसे पहले तो अपनी माता जी का लेके निकलता हूँ और बाकी पूजा करता हूँ। हालांकि बहुत सारे पितातुल्य हैं आपके, लेकिन पिताजी आज साथ नहीं हैं। जी, बस यही है कि मेरे दल के, मेरे पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि मेरे साथ लगे हैं, सभी पिता तुल्य हैं और सब मेरा बहुत साथ दे रहे हैं। जी, क्या अपील करना चाहेंगे खासतौर पर युवाओं से, क्योंकि युवाओं पर एक दाव लगाया है सीधे योगी आदित्यनाथ जी ने? जी, युवाओं के लिए बस यही है कि युवा आने वाला कल है, तो अच्छा है, मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बात। कैसे उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? पूरा जो घर से सीख मिली है, जो पार्टी से सीख मिली है, उसी आधार पे आगे बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके साथ चलेंगे। एक आखिरी सवाल, क्या दृढ़ संकल्प है? दृढ़ संकल्प बस इतना ही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों की सेवा कर पाऊँ उतना करूँगा। खैर विधानसभा का चुनाव किस मोड़ पर है? खैर विधानसभा का चुनाव वर्तमान परिवेश में एक तरफा है जी, क्योंकि दूसरे दलों पर प्रत्याशी ही उस तरह के हैं कि जो हर समय आया राम गया राम, कितने घंटे में कहाँ बदलेंगे पता नहीं। लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है, हमारी पार्टी ने जो प्रत्याशी को तय किया है, वो अपने आप में जीत का रास्ता बन गया है। जिस दिन पहले दिन जब घोषणा हुई थी, कोई एक जब पार्टी घोषणा करती है तो मैसेज आता है कैसा आदमी दे दिया। ये जब पहले दिन निकला तो अपने आप में ऐसा निकला, अरे वाह क्या बात है भाई, और सब ने स्वीकार किया, चाहे किसी के मन में थी चाहे नहीं थी। और उसके पीछे एकमात्र एक कारण है कि जो किशनलाल दिलेर जी हमारे नेता रहे, उनका जो व्यवहार था, 6 बार के विधायक, 4 बार के सांसद, अपनी विधानसभा में कभी रहे नहीं, दूसरी विधानसभा लोकसभा में जाके चुनाव लड़े, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, छोटे लोगों से भी कहीं मिल जाते थे, बड़े तो कुंवर साहब कह के बात करते थे। उस तरह का वातावरण जब उन्होंने अपने कमाया पुण्य, तो उनकी राजनीति स्वयं आगे बढ़ी। जबकि नेताओं की राजनीति अपने पुत्रों पर आकर ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके पुत्र ने भी अपने आप को सिद्ध किया कि वो 2 बार जिला परिषद के मेंबर बने, 1 बार विधायक बने, उसी क्रम में फिर 1 बार लोकसभा के सांसद बने, और पार्टी ने टिकट काट दिया किन्हीं कारणों से। कुछ परिवर्तन रहता है, व्यवस्था रहती है। उनके साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण परमात्मा की ओर से कुछ निर्णय हुआ कि हम सब के लिए वो कमी हो गई, और जो कमी होकर बाद में जो वातावरण बना उसके, उनके पुत्र के प्रति, जो सुरेंद्र दिलेर जिसको आप अभी प्रत्याशी के रूप में देख रहे हैं, वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सबको ऐसा लगने लगा अगर ये बिना पिता का पुत्र हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके संग खड़े हो जाएं। तो पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार
ऐसे नेतृत्व के नाते हम नेतागिरी में आते हैं, उस नेतृत्व ने हमारे ने सारे के सारे ने एक छत्र उसको स्वीकार किया। और जब नेताओं के मुंह ठीक रहते हैं तो मेरा मानना है कि केशव जी जनता के मुंह भी ठीक रहते हैं। लेकिन जाटों का गढ़ है, खैर विधानसभा पहले से ही जाटों का गढ़ है, जाटों का मूड क्या है? जाटों का मूड अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जाट योगी जी के साथ खड़े हैं। पिछले परिवेश में क्योंकि थोड़ा वातावरण कहीं किसी प्रकार का 19 रहा होगा, तो जाट कैंडिडेट आया बीच में, तो जाति के प्रति स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों में अपनापन होता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी यहाँ लोकसभा लड़े थे, उनके प्रति उनके कुछ रिलेशंस यहाँ हैं, वो पहले से संपर्क में चलते रहे, तो कुछ हो सकता है हमारे प्रत्याशी से कोई नाराजगी रही हो थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का वातावरण उनके लिए एक तरफा बना था वो नहीं था। तो जाटों ने वोट बीजेपी को किया, लेकिन दूसरे पक्ष ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं जी जाट वोट नहीं दे रहे। यहाँ भी ये स्थिति आएगी कि जाट कार्तिक को वोट दे रहे हैं। भाई जाट कार्तिक को वोट देने का कोई आधार भी होगा ना। कार्तिक कल तक बीजेपी में थे, उससे 2 दिन पहले के जाएंगे तो वो कांग्रेस में चले गए, उससे पहले वो बसपा से आए थे, फिर वो सपा में आ गए। रातों रात परिवर्तन होता है, रातों रात चले जाते हैं। और जब प्रत्याशी में देखते हैं तो जाट के संग कौन है ये भी तो ध्यान में आएगा ना। फिर भी कह रहे हैं ना कि जाटों के साथ में अत्याचार किया है, प्रताड़ित किया है भाजपा ने। जाटों को एकमात्र भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसने केवल जाटों को दिया है, अन्य किसने क्या दिया है। आप स्वाभाविक रूप से देखिए, महामहिम राष्ट्रपति इस देश के हमारे पहले जाट हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता को, जिन्हें आज लोकदल का साथ हमारे साथ है, पहले तो हम लोकदल हमारे खिलाफ लड़ा था, तब भी हम यहाँ से 1 लाख वोटों से जीते थे और जाटों के बल पर जीते थे। कोई अगर इस बात को कहता है कि जाट नहीं थे हमारे, तो जाटों के बल पर हम जीते थे। लेकिन आज हमारी पार्टी ने हमको भारत रत्न देने का काम जो किया है, वो चौधरी चरण सिंह को किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। राजस्थान का आरक्षण ले लीजिए, यूपी का आरक्षण ले लीजिए, कहीं भी आरक्षण जो देने का काम किया था पहले बीजेपी ने किया था। अन्य दल तो उसको हमेशा कैश करते रहे। और इस देश में सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद आपके हरियाणा में चले जाइए, आप वहाँ का अध्यक्ष भारतीय जनता जाट। राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है, वहाँ का अध्यक्ष जाट। अभी पंजाब में जहाँ हम कहीं कुछ स्थिति में नहीं आते, सुनील जाखड़ जी वहाँ के जाट अध्यक्ष हैं। हम जिस भी दिशा में देखते हैं, मैं खुद हूँ, मैं जाट जाति से आता हूँ। मैं 3 साल भारत सरकार का डायरेक्टर के लौट रहा हूँ। मेरी भाभी है, वो भी जाट है, वो भी कोल इंडिया में डायरेक्टर होकर लौट रही है। हमारी भाभी मीना कुमारी जी यहाँ से महिला आयोग की मेंबर है। चौधरी नत्थी सिंह यहाँ से महिला आयोग के उसके पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर रहे। डॉक्टर उमेश कुमारी जाट है, अभी कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन है दोबारा से। क्या अपील करेंगे जाटों से? जाटों को वोट देखिए, जाट का भला बीजेपी कर सकती है, बाकी किसी के बस की नहीं है। इसलिए जाटों को वोट बीजेपी को अपने आप देना चाहिए। और योगी जी ने अपने जाटों के सम्मेलन में, जब पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ था, उसमें मैं स्वयं मौजूद था। योगी जी ने कहा कि जाट जाति ऐसी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है, और आज तक वो उसको विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं। तो जाट है, जाट हनुमान है, और हनुमान से बीजेपी के साथ है। भाई राम की बीजेपी है, हम राम को लाए तो हनुमान जी कहाँ जाएंगे? तो हमारे सब हनुमान इसी के साथ रहेंगे।